तो हेलो गाइस, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इम्यूनिटी। और आज हम बेसिक्स जानेंगे इम्यूनिटी की मतलब इम्यूनिटी है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे टर्म इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है। तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजन। तो इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है हमारे बॉडी का जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन के अगेंस्ट मतलब उससे लड़ता है। जब भी डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है हमारे बॉडी में इंटर करता है तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो एक्टिव हो जाता है, उससे लड़ता है और उसे ख़त्म कर देता है। अगर वो उसे ख़त्म करने में कामयाब रहता है तो हम बीमार नहीं होते, और वही अगर ये कामयाब नहीं होता है तो हम मतलब बीमार हो जाते हैं, हमें सिम्टम्स दिखने लगते। तो ये हो जाता है इम्यून सिस्टम। और आपने बहुत बार सुना होगा इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी है। ये एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो ये एक एबिलिटी है हमारे बॉडी की टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो इम्यूनिटी पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे, कुछ चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि इम्यूनिटी एक बहुत वास्ट चैप्टर है। और उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले सेल्स समझने होंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने डिफरेंट सेल्स होते हैं ब्लड में हमारे, और मतलब इम्यूनिटी में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सब हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे हीमेटोपोइसिस क्या होता है। तो हीमेटोपोइसिस को जब हम तोड़ेंगे तो ये हीमेटोपोइसिस दो चीज़ों में टूटेगा, एक तो हीमेटो और एक पोइसिस। तो हीमेटो मतलब ब्लड होता है और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन होता है। तो इसका डेफिनेशन ये बनता है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम द हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो जितने भी ब्लड सेल्स है, जितने भी टाइप के ब्लड सेल्स है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इन सभी टाइप के ब्लड सेल को वो जो फॉर्म होते हैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के थ्रू, उसको हम हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होता है। तो स्टेम सेल्स वो सेल होता है जो मतलब किसी भी टाइप के सेल में डेवलप हो सकता है। जैसे कि ये एक सेल है, वो छोड़ो, समझो ये मेरे पास सीमेंट की बोरी है। अब इस सीमेंट की बोरी से मैं घर बना सकता हूँ, दीवार खाली बना के छोड़ सकता हूँ, या फिर मतलब कुछ भी बना सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे पास एक बेसिक है। इसको मैं किसी भी सांचे में ढाल सकता हूँ। वैसे ही स्टेम सेल्स होता है, इनको हम किसी भी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो होता है। तो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होता है? वो स्टेम सेल्स जो सारे ब्लड के सेल्स को फॉर्म करती है उसको हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये रीजनरेटेबल होते हैं और ये बहुत सारे सेल्स को फॉर्म करते हैं। रीजनरेटेबल क्या होते हैं कि मतलब ये एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को फॉर्म करेंगे, साथ साथ में खुद की काउंट को भी मेंटेन करते हैं खुद से फॉर्म होके। तो ये उनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। तो हीमेटोपोइटिक ऑर्गन किसको बोलेंगे? तो द ऑर्गन वेयर हीमेटोपोइसिस अकर्स इज कॉल्ड हीमेटोपोइटिक ऑर्गन। तो ये तो सिंपल है। अब ये जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है ये मल्टीपोटेंट है। ध्यान रखना, मल्टीपोटेंट बोला मैंने, प्लूरीपोटेंट नहीं बोला। मल्टीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट में फ़र्क है। मल्टीपोटेंट होता है कि विच कैन फॉर्म मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म तो कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टिश्यू के और पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकता है। वही जो प्लूरीपोटेंट सेल होते हैं वो किसी भी टाइप के सेल को फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी टाइप के, नो मैटर वो किस टाइप का टिश्यू है, कुछ भी है। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं हमारे, वो प्लूरीपोटेंट होते हैं, और जो हमारे हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं। ये सिर्फ ब्लड सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो सारे टाइप के सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो बेबी होता है, मतलब बेबी नहीं, बेसिकली जो एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो जो होता है वो तो एक मतलब कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो उस क्लस्टर ऑफ सेल्स से पूरा एक बेबी फॉर्म होता है वूम्ब के अंदर। तो मतलब कुछ तो होगी ना बात उसमें कि वो हर टाइप के सेल्स बना पाएगा, तभी तो एक पूरा बेबी फॉर्म कर पाएगा। तो ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और ये प्लूरीपोटेंट होते हैं। लेकिन एचएससी जो होता है वो मल्टीपोटेंट होता है। तो जैसे हमने देखा कि हीमोपोइटिक ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन वेयर हीमोपोइसिस ओकर। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में कितने कितने टाइप ऑफ हीमोपोइटिक ऑर्गन्स हैं और कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, किस ऑर्गन्स को हम हीमोपोइटिक ऑर्गन्स बोलते हैं डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में, उसको हम देखेंगे। तो जब फीटल स्टेज में होता है बेबी, जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तो जब वो 0 से लेके 2 मंथ्स तक रहता है
तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाता है। और मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब 0 से 2 मंथ तक रहता है तो हीमोपोएटिक ऑर्गन जो है वो योग सैक रहता है। योग सैक में हीमेटोपोइसिस होता है। जब वो तीसरे चौथे मंथ में रहता है तो लीवर बन जाता है। जब बच्चा 5th मंथ में आता है तो लीवर और स्प्लीन ये दोनों हीमेटोपोएटिक ऑर्गन की तरह काम करते हैं। जब 6th मंथ में आता है तो लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो काम करते हैं। और 6th मंथ से लेके 6th मंथ से लेके 7th मंथ से लेके 9th मंथ तक जो है वो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो हीमेटोपोएटिक ऑर्गन की तरह काम करते हैं। जब बर्थ हो जाता है तो फिर सिर्फ बोन मैरो काम करता है, लीवर और स्प्लीन नहीं एक्ट करते हैं हीमेटोपोएटिक ऑर्गन की तरह। और बर्थ के 10 साल बाद तक, मतलब जब तक बच्चे का उम्र 10 साल नहीं हो जाता तब तक बोन मैरो ऑफ ह्यूमेरस एंड फीमर जो होते हैं, ह्यूमेरस फीमर आप जानते होंगे, स्केलेटल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। तो ह्यूमेरस और फीमर जो बोन होते हैं उनके बोन मैरो एक्ट करते हैं हीमेटोपोएटिक ऑर्गन्स की तरह। और आफ्टर 10 ईयर्स जो होता है वो स्टर्नम और रिब्स जो होते हैं उनके बोन मैरो एक्ट करते हैं हीमेटोपोएटिक ऑर्गन्स की तरह। तो ये तो हमने देख लिया। हाँ, अभी ये HSC जो है वो बहुत रेयर सेल्स होते हैं, क्योंकि मतलब एक तो ये बहुत काम के सेल्स हैं, प्लस इनका ना रोल कैसा होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज खत्म हो जाता है तो इनका रोल एज सच ये नहीं रहता कि कंटिन्यूसली होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी RBC है, अभी किसी रीज़न से रेड ब्लड सेल्स कम हो गए तो सिग्नल जाएगा हीमेटोपोएटिक सेल्स को, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को सिग्नल जाएगा कि भाई RBC कम हो गया। कैसे जाएगा? यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड करेगा, एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन यहाँ पे आके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और HSC को स्टिमुलेट करेगा कि भाई RBC का प्रोडक्शन चालू कर दो। तो जब जब सेल को जब जब बॉडी को जिस सेल्स की नीड होती है तब तब वो HSC को स्टिमुलेट करता है कि भाई अभी ये सेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। जब नीड पूरी हो जाती है तो वो रुक जाता है। तो HSC जो है वो बहुत रेयर है, फीवर देन 1 in 5 × 10⁴ सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में इतने सेल्स जब रहेंगे, बहुत होता है यार, 5 1 2 3 4 50,000, सही बनाया हो ना मैंने? हाँ, 50,000 सेल्स में से एक सेल जो होता है वो HSC होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना रेयर होता है वो। और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का एज बढ़ता है वैसे वैसे HSC सेल्स के जो नंबर होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रीजनरेटिंग पावर थी HSC की, वो कम्प्लीटली, मतलब ये नहीं है कम्प्लीटली वो अपना नंबर रीजनरेट नहीं करता है, कुछ उसकी लिमिटेशंस है। तो अब हम देखेंगे कि HSC कैसे एक्चुअली डिफ्रेंशिएट होता है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो HSC सेल जो होता है इसको मतलब सिग्नलिंग आती है कि ये सेल कम हो गया बॉडी में, तो ये सेल प्रोड्यूस करो, तो वैसे वैसे होता जाता है। तो क्या होता है, HSC सेल की असिमेट्रिकल डिवीजन होती है। असिमेट्रिक क्या होती है? एक तो होती है सिमेट्रिकल डिवीजन। तो जैसे ये एक लड्डू है मेरे पास, मैंने उसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, ये इक्वल पार्ट अगर है तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वही एक लड्डू है, मैंने उसको एक बड़े पार्ट में तोड़ा और एक छोटे पार्ट में तोड़ा, तो ये असिमेट्रिकल डिवीजन हो जाता है। तो उसी तरह HSC सेल जो है उसका असिमेट्रिकल डिवीजन होता है। तो एक जो सेल है वो ये हुआ और एक जो है वो ये हुआ। तो ये वाला जो सेल फॉर्म होगा वो वापस इसको रीजनरेट करने के लिए होगा, और ये वाला जो सेल है वो आगे की प्रोसेसिंग के लिए होगा। तो ये जो सेल है वो इधर लिम्फोइड प्रिकर्सर हो सकता है या माइलॉइड प्रिकर्सर हो सकता है। इसको प्रोजेनाइटर भी बोलते हैं, प्रिकर्सर मतलब लिम्फोइड प्रोजेनाइटर या माइलॉइड प्रोजेनाइटर। तो लिम्फोइड प्रिकर्सर अगर वो होगा तो वो NK सेल्स को फॉर्म कर सकता है, नेचुरल किलर सेल्स। बीटा लिम्फोसाइट्स को फॉर्म करता है, टी लिम्फोसाइट को फॉर्म कर सकता है, लिम्फोइड, और ये मतलब इसका जो ओरिजिन होता है वो लिम्फोइड होता है। वही अगर माइलॉइड प्रिकर्सर का हुआ हो तो वो RBC फॉर्म कर सकता है, ग्रेन्युलोसाइट्स फॉर्म कर सकता है, मोनोसाइट फॉर्म कर सकता है, डेंड्राइटिक सेल्स फॉर्म कर सकता है और प्लेटलेट्स फॉर्म कर सकता है। एक्चुअली ये इतना ईजी नहीं है जितना इधर दिख रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। ये बस आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कैसे कैसे, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। एक्चुअली इतना ईजी नहीं होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक तो सेलुलर कंटेंट होता है ब्लड में, और एक होता है फ्लूइड पार्ट। तो सेलुलर कंटेंट में आ जाता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, और फ्लूइड पार्ट में प्लाज्मा आ जाता है। ये जो प्लाज्मा है वो 55% होता है ब्लड का, और बाकी रिमेनिंग जो होते हैं वो सेलुलर कंटेंट्स होते हैं।
तो एक तो हो गया आरबीसी। आरबीसी हमें एज सच अपने को पढ़ना नहीं है क्योंकि वो ब्लड वाले सिस्टम में पढ़ेंगे अपन। फिर एक प्लेटलेट्स होता है और वो भी ब्लड वाले सिस्टम में पढ़ना होता है, और एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो इस पे अपना मेन फोकस रहेगा। और इसके कुछ मतलब प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे एंटीबॉडीज़, तो उस पे अपना मेन फोकस रहेगा। अभी हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज क्या क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज के लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो या तो अग्रेन्युलोसाइट हो सकता है या फिर ग्रेन्युलोसाइट हो सकता है। अग्रेन्युलोसाइट मतलब क्या कि उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे प्रेजेंट, मतलब अब्सेंट होंगे ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्युलोसाइट मतलब क्या कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। तो ये तो समझ गए कि ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट क्या होता है। अभी अग्रेन्युलोसाइट्स के दो एग्जांपल्स हैं। एक तो लिम्फोसाइट्स और दूसरा है मोनोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 एग्जांपल्स हैं। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स जो है उसका न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड इन शेप होता है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप्ड होता है। इओसिनोफिल्स का न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है और कुछ हेडफोन जैसा रिजेंबल करता है। तो इसका न्यूक्लियस जो वो हेडफोन जैसा होता है। बेसोफिल का न्यूक्लियस, उसके 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और वो कुछ एस शेप का होता है। और न्यूट्रोफिल्स जो है, न्यूट्रोफिल्स का एक और नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स, क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मल्टीलोड न्यूक्लियस। तो ये हो गया एक बेसिक। तो अब ये देखेंगे कि साइजेस क्या क्या होते हैं। तो एक सेकेंड, मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर दूँ। तो लिम्फोसाइट का जो साइज होता है वो 8 माइक्रोमीटर होता है और वो स्मॉलेस्ट होता है। मोनोसाइट्स का जो साइज होता है वो 18 माइक्रोमीटर होता है और ये लार्जेस्ट होता है। वही बाकी ये जो 3 बचे हैं इन सबका साइज सेम होता है, 10 माइक्रोमीटर। जो लिम्फोसाइट होते हैं वो डब्ल्यूबीसी अगर 100% हम देखें तो 100% में से 20 to 25% जो है वो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। 6 to 8% जो है वो हमारे मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। 2 to 3% इओसिनोफिल्स और 0.5 to 1% बेसोफिल्स एंड 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स। तो ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा लिम्फोसाइट आता है, उसके बाद मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल्स और सबसे कम हमारा बेसोफिल प्रेजेंट होता है। तो अभी मतलब एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे काम करता है। तो लिम्फोसाइट्स जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट के 4 टाइप्स हैं, एक टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स और टी मेमोरी सेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं टी हेल्पर सेल्स क्या करता है। तो ये कंट्रोल करता है, किसे कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एज वेल एज बी लिम्फोसाइट्स। तो ये इसका फंक्शन है। टी किलर सेल क्या करता है? तो टी किलर सेल जो है वो रिलीज करता है परफोरिन प्रोटीन्स। परफोरिन प्रोटीन्स क्या करता है? किल करता है। किसे किल करता है? वायरस इन्फेक्टेड
सेल्स, जो सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको, एज वेल एज कैंसरस सेल्स, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको। तो इसलिए हमारा अगर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो हम कैंसर जैसी बीमारियों से भी मतलब एटलीस्ट कुछ हद तक ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एक कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर सिस्टम प्रेजेंट है जो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए कैपेबल है। तो टी किलर सेल क्या करता है वो हमने देख लिया। अब टी सप्रेसर सेल क्या करता है? तो टी सप्रेसर सेल जो है वो इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ये टी किलर सेल बहुत इफेक्टिव हो जाता है, तो मतलब खुद के भी सेल्स को मारने लगता है। तो उस चीज़ में काम आता है टी सप्रेसर सेल, जो बोलता है कि नहीं भाई अब हो गया, अब तुम्हारा काम नहीं है। फिर टी मेमोरी सेल क्या करता है? तो टी मेमोरी सेल जो है मेमोरी बनाता है, ताकि फ्यूचर में अगर सेम टाइप का कोई चीज़ आए, इंटरेक्ट करे हमारी बॉडी से, तो एक कंप्लीट वापस प्रोसेस से ना जाना पड़े बॉडी को, डायरेक्ट टी मेमोरी सेल क्या करता है, उस पर फंक्शन करता है। उसको याद रहता है ना कि हाँ भाई इससे लड़े थे हम लोग, इसको मारना है, तो टी मेमोरी सेल में मेमोरी बन जाती है और वो डायरेक्ट हमला कर देता है। फिर बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है देखते हैं। तो समझो ये हमारा बॉडी है, हमने कुछ खाया, सपोज हमने पानी पूरी खाया, उसमें कोई पैथोजन प्रेजेंट था या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो डिजीज कॉजिंग हो सकता है, तो उसको हम एज अ एंटीजन लेंगे। एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जिसका वेट जो है मतलब कुछ ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा 5000 डाल्टन समथिंग, जितना ज़्यादा एटॉमिक वेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा एंटीजन होगा वो, तो वो एंटीजन है समझो। ये एंटीजन हमारे बॉडी में घुसा, ये तो डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो क्या करता है हमारा बी लिम्फोसाइट इसमें काम में आता है। तो ये बी लिम्फोसाइट है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बी लिम्फोसाइट जो है वो इससे इंटरेक्ट करेगा, इससे इंटरेक्ट करके बी लिम्फोसाइट इससे इंटरेक्ट करके दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा, एक मेमोरी सेल में और दूसरा प्लाज्मा सेल में। तो मेमोरी सेल को इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में हमारे लिए काम में आएगा, अभी फ़िलहाल हमारे काम में नहीं आएगा। अभी हमारे काम में प्लाज्मा सेल आएगा। प्लाज्मा सेल क्या करेगा? एंटीबॉडी रिलीज़ करेगा, एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जाके उस एंटीजन पे वर्क करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से बी लिम्फोसाइट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी में। और हाँ, ये जो बी लिम्फोसाइट जब एंटीजन से बाइंड हो जाता है, ये बी लिम्फोसाइट है, एंटीजन से बाइंडेड है, तो ये एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट हो गया। इसको हम एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं, और ये ही मेन रहता है जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। तो ये तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी दो टाइप्स की हो सकती है, मतलब और भी टाइप्स की इम्यूनिटी है, लेकिन हम जिस अभी लेवल पे हैं उसमें दो टाइप्स की इम्यूनिटी हो सकती है, बेस्ड ऑन वो इम्यूनिटी किस लाइफ टाइम में कब आई। मतलब अगर वो इम्यूनिटी बचपन से हमारे शरीर में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे इननेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी। ये हमारे में फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट होती है। और अगर मतलब थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेसेस हमारे अंदर वो इम्यूनिटी आई, जैसे कि हम बीमार पड़ गए, सपोज हमको चिकन पॉक्स हो गया या स्मॉल पॉक्स हो गया, तो ये सब डिजीजेस कैसे हैं, मतलब कि एक बार अगर लाइफ में हो जाती है हमको तो वापस नहीं होती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है। तो ये हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल, कि मतलब थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेसेस हमारे अंदर आ रही है। ये इनबॉर्न इम्यूनिटी जो होती है वो सेम रहती है, जिस टाइप के पैथोजेंस हो जाए, तुम बैक्टीरिया डाल दो, तुम फंगाई डाल दो, कुछ भी डाल दो, हर टाइप की पैथोजेंस के लिए सेम होती है। मतलब सेम इनका फंक्शन होता है, सेम तरह से अटैक करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें मेमोरी फॉर्मेशन नहीं होता है, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि सेम होते, कुछ इनको याद रखना नहीं है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म हमारा, सबके लिए सेम काम करते हैं, तो नो मेमोरी फॉर्मेशन। तो इसके मतलब क्या क्या मतलब इन्वॉल्व है, किस किस चीज़, कैसे कैसे इननेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है। तो एक होता है फिजिकल बैरियर, एक होता है केमिकल बैरियर और एक होता है सेलुलर इननेट इम्यूनिटी। फिजिकल बैरियर क्या होता है? तो ये मेरा स्किन है। अब बैक्टीरिया को अगर एंटर करना है तो या तो वो मेरे मतलब माउथ से एंटर कर जाएगा,
या फिर मेरे ब्लड में एंटर करेगा थ्रू स्किन। तो स्किन से एंटर नहीं हो रही है ना मेरे ब्लड में, अगर सर्कुलेशन में, मेरे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर गया तो मेरे पूरी बॉडी को नाश कर देगा वो। लेकिन क्योंकि स्किन प्रेजेंट है तो इसके अंदर पैथोजन नहीं घुस पा रहा है, तो ये हो गया स्किन। दूसरी बात म्यूकस, तो म्यूकस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, फिर हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है म्यूकस। सपोज आपने कोई पैथोजन इनगल्फ कर लिया तो ट्रैकिया में म्यूकस रहता है, वो उसको ट्रैप कर लेता है। फिर सीलिया प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया के सेल्स में, तो वो सीलिया यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं और उस एंटीजन या पैथोजन जो भी है उसको बाहर पुश कर देते हैं, तो ये म्यूकस हो गया। फिर केमिकल बैरियर्स में क्या आते हैं, सलाइवा आते हैं, टीयर्स आते हैं, HCl आते हैं, डेफिनेसिन आते हैं। ये एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में अगर मुझे लगेगा कि आप लोग को नीड है तो मैं डाल दूंगा अलग से वीडियो। फिर लाइसोसोम्स आते हैं, इंटरफेरॉन आते हैं, इंटरल्यूकिन्स आते हैं, उसको साइटोकाइनेस भी बोलते हैं। तो सलाइवा, तो सलाइवा मतलब क्या, सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो मतलब जैसे हमने कुछ खाया तो उसमें अगर कुछ पैथोजन प्रेजेंट होते हैं तो सलाइवा वहीं के वहीं उसको ब्रेक कर देता है। फिर एक सेकेंड, हाँ ये दूसरा टीयर्स, टीयर्स में हमारे लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिससे पैथोजन की सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो मर जाता है। फिर हो गया HCl, HCl हमारे स्टमक के अंदर होता है, उसका pH बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से सेल मतलब पैथोजन्स मर जाते हैं। फिर लाइसोसोम तो मैंने बात कर ली। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स क्या होता है, देखो ये कोई सेल है, इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया तो अब इसके अंदर बहुत सारे वायरस की कॉपीज़ बन गई है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करेगा, इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करेगा सेल के बाहर। तो जैसे ही ये सेल की लाइसिस होगी तो ये इंटरफेरॉन्स रिलीज़ हो जाएगा, इसके बाद तो जो नेबरिंग सेल्स होंगे, नेबरिंग सेल्स के पास भी पहुंच जाएगा इंटरफेरॉन। तो ये क्या करेगा, खुद तो ये डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट कर दे रहा है इंटरफेरॉन्स के थ्रू। इंटरफेरॉन्स अगर इसके आसपास है तो वायरस का इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अटैचमेंट नहीं हो पाएगा वायरस का उसमें। तो इंटरफेरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब वायरल इन्फेक्शन में। फिर साइटोकाइनेस क्या होते हैं, साइटोकाइनेस बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिम्फोसाइट्स ये सब को एक्टिवेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऐसा उनका और कुछ रोल नहीं होता। फिर ग्रेनुलोसाइट्स हो गए, इसमें मतलब सेलुलर इम्यूनिटी में ग्रेनुलोसाइट्स हो गए, ग्रेनुलोसाइट्स। फिर मैक्रोफेज हो गए, मैक्रोफेज क्या होते हैं, जो मतलब इनगल्फ कर लेते हैं, जैसे ये पैथोजन है तो ये मैक्रोफेज है, तो ये पैथोजन के आसपास मैक्रोफेज, ऐसे नहीं, एक सेकेंड, ये माइक्रोफेज है और ये हमारा एंटीजन है। तो मैक्रोफेज आएगा, एंटीजन को ऐसे इंगल्फ कर लेगा, जैसे पूरा खा जाएगा उसको, तो ये मैक्रोफेजेस हो गए। फिर नेचुरल किलर सेल्स हो गए। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो अपने मतलब पैदा होने के बाद डेवलप होती है, ये स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मतलब एंटीबॉडी रिलीज होती है, तो इसलिए ये स्पेसिफिक होती है। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी होता है इसमें और ये स्लो होती है क्योंकि मतलब स्टेप्स होते हैं ना इसको करने के लिए, तो ये स्लो होती है। इसमें कौन कौन आता है, बी लिम्फोसाइट्स आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स आते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो एंटीजन को लिम्फोसाइट्स के पास लेके जा रहे हैं वो वाले सेल्स आते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो सिर्फ जॉड वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है। फिर फर्दर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एक तो हो जाएगा नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो मतलब नेचुरल क्या है, अगर एंटीजन जो है वो नेचुरली बॉडी के अंदर जा रहा है, मतलब हम उसको नहीं लेके जा रहे हैं, मतलब वो नेचुरल जा रहा है। जैसे सपोज हमने कुछ खा लिया तो गलती से पहुंच गया, तो वो नेचुरल होता है। लेकिन आर्टिफिशियल क्या होता है कि जब हम खुद साइंटिफिक मेथड से बॉडी के अंदर जब हम एंटीजन्स को डालते हैं, इधर साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक, लेकिन जब इंटेंशनली डालते हैं तब उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव नेचुरल एंड पैसिव नेचुरल। और आर्टिफिशियल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव आर्टिफिशियल एंड पासिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो एक्टिव, तो नेचुरल
एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो क्या होता है कि उसमें नेचुरली कुछ एंटी मतलब नेचुरली इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, और आर्टिफिशियल में मतलब हम इंटेंशनली जब प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट, सो दैट वो फर्दर फ्यूचर में यूज़ हो सके। तो उसके नेचुरल के दो टाइप होते हैं, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कैसे होती है, जैसे सपोज हमने कुछ खाया बाहर का, तो हमारे अंदर कोई पैथोजन एंटर कर गया, फिर उससे बी लिम्फोसाइट ने इंटरेक्ट किया, मेमोरी सेल बनाया और एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया और अब वो जाके उस पैथोजन को मार देगा, तो वो हो गया एक्टिव नेचुरल। लेकिन पैसिव नेचुरल क्या होता है कि सपोज़ हमने मतलब जो बच्चे होते हैं जो मम्मी का दूध पीते हैं, तो उन लोग में क्या होता है कि उस मिल्क के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज़ भी बेबी में एंटर कर जाती है। एंटीबॉडीज़ एंटर कर जाती है, एंटीजन तो एंटर नहीं करता, एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली एंटर करती है। क्योंकि मतलब एंटीबॉडीज़ एंटर करिए तो वो क्या होगा कि डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा बच्चे को, एंटीबॉडी उसके पास है, वो डायरेक्ट पैथोजेंस पे अटैक कर सकता है, तो वो हो जाती है पैसिव। क्योंकि बच्चों की इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है, तो मतलब उनको कुछ तो चाहिए ना बाहर से सपोर्ट, तो मिल्क के थ्रू भी मदर में से एंटीबॉडीज़ बच्चों में पास ऑन होती रहती है। अब आर्टिफिशियल भी दो टाइप के हैं, एक्टिव एंड पासिव। तो एक्टिव क्या होता है, एक्टिव में आता है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में क्या करते हैं हम लोग, एंटीजन जो होता है, मतलब सपोज किस कोविड वैक्सीन है, कोविड नहीं कोई और भी सोच लेते, कोलेरा वैक्सीन है, कुछ भी है, तो उसमें क्या करते हैं मतलब कि बेसिकली जो एंटीजन है, जैसे वायरस हो गया या कोई भी हो गया, तो इधर उसको वीक कर देते हैं या फिर हीट गिल्ड कर देते हैं, और फिर उसको एज अ वैक्सीन हम लोग बॉडी में एंटर करवाते हैं। तो जब बॉडी में एंटर करवाते हैं तो वो तो बहुत वीक होता है, तो बॉडी पहले उसको तो आराम से बॉडी उससे लड़ लेता है, फिर बॉडी को याद रहता है कि हाँ यार इससे ऐसे लड़ना है, तो उससे मेमोरी भी बन जाती है। तो फिर वो अगर फ्यूचर में जो अच्छा वाला इन द सेंस स्ट्रॉन्ग वाला जो पैथोजन एंटर करेगा तो बॉडी उससे लड़ पाएगी, तो वो जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। वहीं पासिव में क्या होती है कि डायरेक्ट हम एंटीबॉडी दे दें, क्योंकि किसी किसी केस में क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है एंटीबॉडी प्रिपेयर करने में, जैसे कि स्नेक बाइट हो गया। तो स्नेक बाइट में क्या होता है कि अभी तुरंत उसको दो, अभी हम लोग वेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई उसमें इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स डेवलप करेगा, फिर इम्यूनिटी तैयार होगी, फिर स्नेक के वेनम से लड़ेगा, नहीं। तो इसलिए हम लोग उसमें डायरेक्ट एंटीबॉडी दे देते हैं। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया स्नेक बाइट का। फिर फर्दर जो अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको हम और दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सेल मेडिएटेड और एक एंटीबॉडी मेडिएटेड। बेसिकली ये दोनों इंटरकनेक्टेड ही हैं, क्योंकि सेल मेडिएटेड पहले काम करता है, जैसे बी लिम्फोसाइट्स हो गया, टी लिम्फोसाइट्स हो गया, ये सब काम करते हैं, और फिर एंटीबॉडी मतलब मेन फंक्शन में आती है कि एंटीबॉडी जाके डिस्ट्रॉय कर देती है। ये जो है वो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होता है कि मतलब पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर इम्यूनिटी, मतलब पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी आती है, तो इसलिए ये स्पेसिफिक फंक्शन है उसका। अब तभी तो मैंने इनेट इम्यूनिटी को मतलब ऐसे हवे में बोला था। अब एक्चुअली देखते हैं कि क्या होता है। तो एक होता है एनाटॉमिकल बैरियर, एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक होता है फैगोसाइटिक बैरियर और एक होता है इन्फ्लेमेटरी बैरियर। तो एनाटॉमिकल बैरियर में क्या आता है, स्किन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आता है। स्किन का पीएच 3 to 5 होता है, 3 to 5 एक एसिडिक पीएच हो गया, तो जिसकी वजह से मतलब मोस्ट ऑफ द नहीं फिर भी मैं बोलूँगा कि 30 to 40% जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसी पीएच की वजह से मर जाते हैं। फिर दूसरा जो है हमारे स्किन पे नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है कि मतलब कुछ पैथोजेंस नहीं बोल सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी को कुछ नुकसान नहीं करते, उल्टा थोड़ा हमको फ़ायदा ही करते हैं। कैसे कि मतलब जो पैथोजेंस है डिजीज़ कॉजिंग है उनसे कम्पीट करके उनको मार के। फिर दूसरा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप कर लेता है पैथोजेंस को। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, टेम्परेचर आता है, पीएच आ जाता है, केमिकल्स आ जाते हैं। तो केमिकल्स में वही लाइसोसोम्स, इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं, पीएच स्टमक का रहता है, स्टमक के पीएच की एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से पैथोजेंस मर जाते हैं। फिर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में क्या होता है, तो बेसिकली टेम्परेचर हमारा जब इंक्रीज़ होता है फीवर के टाइम, वो इसी के लिए इंक्रीज़ होता है कि ताकि टेम्परेचर हम इतना इंक्रीज़ कर दें कि जो पैथोजेंस होते हैं वो मतलब मर सके या फिर उनका नंबर कम हो सके। तो हमको जब भी फीवर आता है तो उसका मेन मतलब इंडिकेशन यही है कि बॉडी लड़ रही है पैथोजेंस के अगेंस्ट। फिर फैगोसाइटिक बैरियर्स आ गए जिसमें न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेज हो गए। अब बहुत को डाउट होता है कि ये मैक्रोफेज और मोनोसाइट क्या है। तो अगर टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज प्रेजेंट मतलब टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है तो उसको मैक्रोफेज बोलेंगे, और वही अगर ब्लड सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसको हम मोनोसाइट्स बोलेंगे। फिर आ गए इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स, तो ये सब जो है वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है।